इनकलाब जिंदाबाद का नारा एक और मर्तबा मुझे पुकारने के लिए दिल से आवाज़ निकलती है। जितने लोग भी वोट दिए हैं, किसी भी उम्मीदवार को दिए हों, उन तमाम का शुक्रिया। और जो भी कामयाब हुए हैं उनको जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए मैं तहनीयत पेश करना चाहता हूं। और जो उम्मीदवार चंद वोटों की वजह से, अगर आप 12, 13, 14, 15 नंबर पर या पीछे के नंबर पर हैं, तो आपको मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से गदग की मिली व समाजी जिम्मेदारियों का जो तजुर्बा आपको है, वो तजुर्बे को ज़हन में रखते हुए उलमाए इकराम की सरपरस्ती और एनजीओज़ की सरपरस्ती में आप भी एक बेहतरीन ऑब्जर्वर का जिम्मेदारी और रेस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर सकते हैं। आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ये 11 उम्मीदवार से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सेकेंड प्लेस पर डिफीटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको साथ में लें, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, उनके जज्बात का ख्याल रखें, किसी को ठेस ना पहुंचाएं। कामयाबी एक जिम्मेदारी का एहसास है। ये कौन सी कामयाबी है? अंजुमन, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी प्रॉपर्टीज कितने हैं? क्या क्या कर सकते थे? क्या क्या होना था? आइंदा क्या क्या करना है? उसका एक रोड मैप आपको बनाना पड़ेगा। वक्फ के ताल्लुक से एक बहुत सीरियस एक्ट, नाम तो उम्मीद है, लेकिन नाउम्मीदी का एक बहुत बड़ा मुजाहरा हमारे सामने आया है। क्या आपको मालूम भी है, अगर ये उम्मीद वाला कानून हिंदुस्तान में अगर नाफिज हो गया, अगर कोर्ट से भी वही चीजें दोहराई गई, तो खबरस्तान नहीं रहेंगे। मसाजिद और दरगाहों पर बुलडोजर चलने के लिए कंपनियों में बुलडोजर का ऑर्डर दिया गया है। ऑफिसर्स को जाफरान बना दिया गया है। डिपार्टमेंट कम्युनलाइज हो चुका है। इंसाफ आप कहां से उम्मीद कर रहे हैं? पार्लियामेंट के फैसलों की हालत क्या है? असेंबलियों के कानून की हैसियत क्या है? पुलिस का दोहरा रवैया कैसा है? मीडिया ट्रायल कैसे चलाया जा रहा है? आपस में किस तरीके से डिफरेंसेस पैदा की जा रही है? इस वक्त में ये मजलूम कौम को सरकार बजट देकर, स्कीम्स देकर इसको सहारा देना था, लेकिन हमारे बाप दादा की जगह पर बुलडोज चलाने के फैसले हो रहे हैं। अब इसकी जिम्मेदारी हमारी बढ़ गई है। अब हम टुकड़ों में बंट नहीं सकते, पीठ पीछे छुरा घोंप नहीं सकते, किसी की टोपी उछाल नहीं सकते, किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। अब हमें एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मजबूत होने के दिन बहुत करीब हैं। क्या काला, क्या गोरा, क्या पढ़ा लिखा, क्या अनपढ़, क्या मजदूर, क्या मुलाजिम, हम सब मिल्लत हैं। मिल्लत किसे कहते हैं? किसी के पैर में कांटा चुभता है, अगर उसकी आंख नहीं रोती तो वो जिंदा नहीं है। अगर उसके जबान से आह नहीं निकलती तो वो जिंदा नहीं है। इसी तरीके से अगर मिल्लत जिंदा है तो उसका एहसास है पूरे मुल्क में। कहीं भी हमारे भाई को तकलीफ होती है, आंख में आंसू आना जरूरी है, आह निकलना जरूरी है, जुल्म से बाज आने के लिए तदाबीर का इख्तियार करना जरूरी है। जो भी हमारे अंजुमन के भाई कामयाब हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि पूरी मिल्लत के ताल्लुक से डॉक्यूमेंटेशन के बारे में फिक्र करें। अगर खबरस्तान है उसका डॉक्यूमेंटेशन, मसाजिद हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन, खानखा है, खबरस्तान है उसका डॉक्यूमेंटेशन, यहां तक कि आपको वोटर लिस्ट की फिक्र करना पड़ेगा, आधार कार्ड की फिक्र करना पड़ेगा, राशन कार्ड की फिक्र करना पड़ेगा। मुसलमान डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही फेल है। एनआरसी का मामला हो, सीएए का मामला हो,
ये तमाम हथकंडे आज नहीं तो कल हमारे खिलाफ आने वाले हैं। उससे पहले पहले हमें इन तमाम चीजों को इख्तियार करना है। बहुत से हमारे नौजवान ऐसे हैं जो नशे की हालत में मुब्तला हैं। बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो फोन में सुबह से लेकर शाम तक स्क्रीन पर बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं। वो फोन का गेम नहीं खेल रहे हैं, वो इंसानियत का गेम खेल रहे हैं, अपनी जिंदगी से खेल रहे हैं, अपनी मिल्लत से खेल रहे हैं। इन तमाम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए अब सिर्फ जुमा के खुतबात काफी नहीं है। अब हमें उनकी ठूडी में हाथ डालकर उनको ऑर्गेनाइज बनाना पड़ेगा, उनको बाअखलाक बनाना पड़ेगा। कितने ऐसे नौजवान हैं जो सुबह से लेकर शाम तक होटलों में कबाब खाते हुए रहेंगे, लेकिन उनकी माँ घरों के अंदर एक कालपाल के लिए, एक जेलोसिल के लिए बिलकती हुई रहेगी। ऐसे नौजवानों से ये उम्मत का क्या भला होगा? उनके खानदान को अगर वो नहीं संभाल सकते तो ये मिल्लत को वो कैसे संभालेंगे? मिल्लत बहुत ही यतीम हो चुकी है। इसके ताल्लुक से मीडिया भी जो है ट्रायल कर रहा है, पुलिस भी जुल्म कर रही है, कोर्ट से, कानून से भी अब जो है इंसाफ नहीं आ रहा है, सिर्फ फैसले आ रहे हैं। ऐसी हालत में मैं और आप उठ के नहीं खड़े होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा? आपको मालूम भी है कि ये मुल्क हमारा है और क़यामत तक ये मुल्क में हमें रहना है। हमें किसी और मुल्क में जगह नहीं है, कोई और मुल्क को हम जाना भी नहीं चाहते और किसी और मुल्क से हमें प्यार भी नहीं है। और ये मुल्क हमारा है। हम मरेंगे, दफन हो जाएंगे तो इसी मुल्क में दफन होंगे। अगर इसी मुल्क में दफन होना है तो मरने से पहले पहले जिंदा रहने का एक सबूत हमें देना पड़ेगा। जिंदगी किसे कहते हैं? 60 साल आंख खुले रहकर खाते पीते एक इंसान को जिंदगी नहीं कहते। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, इबादत का नाम है, अखलाक का नाम है, माशरत का नाम है, और फिर टाइम कीपिंग का नाम है, अदब का नाम है, इंसाफ का नाम। तो ऐसी हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है? गदक के इस अंजुमन से मैं ये चाहता हूं कि एक एक नौजवान की रहबरी हो, सेकेंड लाइन को तैयार किया जाए। आप कितने भी बड़े बुजुर्ग हों, आपकी जो सलाहियतें हैं, आपका जो तजुर्बा है, अगर वो सेकेंड लाइन को नहीं देंगे, नौजवानों को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर आइंदा आने वाली नस्ल अंधी रहेगी, बहरी रहेगी, गूंगी रहेगी। ये नौजवानों को आप देखे हैं पिटता हुआ, कटता हुआ, शर्मिंदा एक नौजवान की नस्ल छोड़ के आप कहां जाना चाहते हैं? आप तो समझते हैं कि अल्लाह अल्लाह करके मैं जन्नत को चले जाऊंगा और जन्नत में मेरी मग़फ़िरत हो जाएगी। ठीक है, आप तो चले जाएंगे, लेकिन आपकी नस्लों को किस हालत में छोड़ के जा रहे हैं? ना उनको कुरान की मालूमात है, ना इस्लाम की मालूमात है, ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में मालूम है, ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम है, ना तहजीब मालूम है, ना अदब मालूम है। सिर्फ जो है जवान होता है, शादी हो जाती है, फिर उसके बच्चे, फिर उसकी शादी। हमारी शादियों की हालत, हमारी फजूल खर्ची, हमारा नाच गाना, क्या ऐसी हालत में एक बेहतरीन नस्ल, एक बेहतरीन उम्मत को हम बना सकते हैं? क्या ऐसे वक्त में हमारे जैसे अंजुमनों की जिम्मेदारी सिर्फ साल में एक मीटिंग करने की नहीं है, सिर्फ महीने में एक मीटिंग करने की नहीं है, सिर्फ हिसाब किताब देकर खुश हो जाने की नहीं है। जितने भी हमारे जिम्मेदारों को यहाँ पर शालपोशी की गई है, हार डाला गया है, आपके हाथों में गुलाब दिया गया है, वो आप जानते भी हैं उसका मकसद क्या है। उसका मकसद एक जिम्मेदारी है। अब आपको इंसाफ कायम करना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंटेशन का काम करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर्टीज को बचाना पड़ेगा। उस वक्त में आपके सामने आपके बीवी बच्चे भी होंगे, धंधा कारोबार भी होगा, पर्सनल जिंदगी भी होगी, लेकिन उन तमाम को तरजीह देते हुए मिल्लत के नाम पर, अंजुमन के नाम पर आपको तरजीह कौम को देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर संभालना है, वाजदाक की तरह आप गदक के अंदर रहना। आप सिर्फ कपड़े पहनेंगे, मीटिंगों को आएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ रूलिंग और अपोजिशन का रोल निभाएंगे, सोशल मीडिया में आप अपना पोस्टर दिखाएंगे, तो उसके लिए ये अंजुमन नहीं है। ये अंजुमन एक बेदारी का सबूत देना ज़रूरी है। क्या आपको मालूम भी है ये वक्फ के एक्ट के वजह से हमारे ऊपर जो हालात आ रहे हैं वो हालात कितने ख़तरनाक हैं? वक्फ बोर्ड जो था उसकी पूरी मिल्कियत को, हैसियत को ख़त्म कर दिया गया। अब ये हालत ये है कि जो भी सर्वे होगा वो वक्फ डिपार्टमेंट से नहीं होगा,
वो लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए से जो एक्ट है उसके तहत सर्वे होगा। और जो भी लिटिगेशन प्रॉपर्टी बन जाएगी उसको हल करने के लिए वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी आएगा। आप ही बताओ वो डिस्ट्रिक्ट किस के अंडर में रहता है? वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एमपी के अंडर में रहता है, एमएलएस के अंडर में रहता है। उनकी पॉलिटिकल सोच के साथ आकर अगर वो टेप नापेगा तो हमारी मस्जिद का कौन सा हिस्से को खींचेगा, हमारी खबरस्तानों में से हमारे बुजुर्गों की खबरों को कितनों को उखाड़ेगा। ऐसी हालत में क्या हमें उठ के नहीं खड़े होना है? क्या आपको मालूम भी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर 9 लाख एकड़ जगह हमारी है, मुसलमानों की जगह 9 लाख एकड़ है। उसकी जो कीमत है 1 लाख से ज़्यादा 1.5 लाख करोड़ रुपयों की इसकी कीमत है। इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद हमारी गरीबों की हालत क्या है? हमारी गरीबी देखिए, सर्कलों में टोपी वाला और बुरखे वाला मिलता है, सबसे ज़्यादा कर्जदार, सबसे ज़्यादा बीमार, सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन में, सबसे ज़्यादा जेल में, सबसे ज़्यादा वर्कशॉपों में, सबसे ज़्यादा लेबर में हमारी कौम है। लेकिन हमारे पास इतनी बड़ी जायदाद है, फिर भी ऐसे क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि अंजुमनों ने अपना काम नहीं किया। अंजुमनों ने, इदारों ने, वक्फ बोर्ड ने हॉस्टल नहीं बनाए, हॉस्पिटल नहीं बनाए, स्कूल्स नहीं बनाए, कॉलेजेस नहीं बनाए, सिर्फ एमएलए के पीछे चमचागिरी करते हुए अपना टाइम पास किया। अब हमें ज़रूरत है कि वक्फ के ताल्लुक़ से जिम्मेदारी अपने हाथों में लेने की ज़रूरत है। ये सेकेंड लाइन के जितने भी नौजवान हैं उनको बच्चे ना समझें, आज के बच्चे हैं, कल के यही यजमान हैं, यही जिम्मेदार हैं। तो हमारे कॉन्वेंट्स में पढ़ने वाले बच्चे, हमारे मदरसों में बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो, और आपके गोदों में जो पढ़ रहे हैं वो बच्चों को तैयार कीजिए, उनको हुनर सिखाइए, अदब सिखाइए, जिम्मेदारी का एहसास उन्हें दीजिए, खड़ना सिखाइए, घुटनों पर रेंगने के जो तरीके हैं उनको उखाड़ के फेंकिए। सच्चाई, अमानतदारी, इंसाफ, हिम्मत, शुजात, यही तो चीज़ें थे जिसके ज़रिए से शहीद टीपू सुल्तान को हम याद करते हैं। सिर्फ झंडा हिलाने से, नारे मारने से ये काम नहीं होगा, इसके लिए सुबह से लेकर शाम तक काम करना पड़ेगा। बड़ों का अदब करना, छोटों पे शफकत करना आज नहीं है। आज शौहर के सामने बीवी, बाप के सामने बेटा टांग पर टांग डालकर फोन पे गेम देखता हुआ नजर आता है। ऐसे बच्चों से ऐसी बुज़दिली पैदा हो रही है जो सिर्फ भागना जानते हैं, खड़ना नहीं जानते। अंधों की तरह, बहरों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ अगर हो जाए तो उसे कौम नहीं कहते, उसे मिल्लत नहीं कहते। तालीम याफ्ता, तजुर्बेकार और फिर हिम्मत वाले जितने भी नौजवान हैं, ऐसे नौजवानों को गली लेवल पर, मोहल्ला लेवल पर, मस्जिद लेवल पर उनको तैयार करें। किसी भी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी जमात से आप ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी अंजुमन और ख़ानदान और फैमिली से आप ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन कलमे की बुनियाद पर एक हो जाओ और फिर मिल्लत की बुनियाद पर खड़े होने की आदत डालो। आप क्या जानते भी हैं जो सरकार अब आई है वो सरकार क्या क्या वादे की थी? हमें ये भी वादा किए थे कि 2B का रिजर्वेशन देंगे, ये भी वादा किया गया था कि हिजाब का मसला हल हो जाएगा, ये भी वादा किया गया था कि 10,000 करोड़ रुपए आपको ग्रांट दिया जाएगा। लेकिन वो सब देने के लिए तैयार है। सिद्धरामैया भी बेहतरीन सीएम है, हुकूमत भी बहुत अच्छी है, सेक्युलर हुकूमत है, लेकिन पूछने के लिए ज़बान तो चाहिए। वो ज़बान कहाँ से लाएं, वो ताकत कहाँ से लाएं? एक बेहतरीन ताकत की ज़रूरत है। अगर नौजवान सवाल करना नहीं सीखेंगे, बोलना नहीं सीखेंगे तो आपको चोर बना दिया जाएगा, आपको भगोड़ा बना दिया जाएगा। इसलिए आप खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ों के मशवरों को छोड़ दें, उलमाए की सरपरस्ती से बाहर चले जाएं, जज्बाती हो जाएं, पत्थर मारने और चिल्लाने लग जाएं। नहीं, उसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, इसकी भी इजाज़त नहीं है कि आप अपने माँ के पल्लों में बैठ जाएं और दहलीजों से बाहर ही ना आएं, उसकी भी इजाज़त नहीं है। बड़ों के मशवरों के साथ उलमा की सरपरस्ती में एक जिंदा कौम को यहाँ पर तैयार करना है। ये इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट की वजह से पूरी दुनिया मुट्ठी में है। जितनी भी कौमें हैं उनके छोटे छोटे बच्चे तालीम याफ्ता बन रहे हैं, स्किल उनके अंदर डेवलप हो रही है और वो तजुर्बाकार बन रहे हैं। हमारे बच्चे पहले तो कम से कम गली में लट्ठू खेल लेते थे, गोली खेल लेते थे,
कबड्डी खेल लेते थे, कम से कम वो भी अब चला गया। कोने में बैठकर सुबह 12 बजे तक गेम्स देखते रहते हैं और रात के 2 बजे 3 बजे भी आपको ऑनलाइन वो बच्चे नजर आएंगे। ये सिर्फ मर्द बच्चों का हाल नहीं है, बैको बच्चे भी बहुत ख़राब हो रहे हैं, उनका पूरा मुआशरा ख़राब हो रहा है। रात के 12 बजे के बाद वो कौन से लड़के के साथ कनेक्टेड है आपको मालूम नहीं हो जाता। आप गफलत की नींद सो जाते हैं और आपके बच्चे शरारत की नींद जाग जाते हैं। ऐसी हालत में नस्लों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? और ये बचाने के नाम पर सिर्फ वावेला नहीं मचाया जा सकता, उसके लिए मुआशरे को तैयार करना पड़ता है। वो गली लेवल से हो सकता है, घर लेवल से हो सकता है, और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ उलमाए किराम को देकर हम खामोश नहीं हो सकते। उलमाए किराम जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन बिगाड़ जब ज़्यादा आ गया है तो एक एक घर में बड़े भाई की भी जिम्मेदारी है, बड़े बहन की भी जिम्मेदारी है, ताया और चिच्चा की भी जिम्मेदारी है, वो पड़ोसियों को संभालने की जिम्मेदारी है। और हम देखते हैं ये जिम्मेदारी हमारे एमएलएस और काउंसलर्स कम से कम करेंगे, ये भी हमें उम्मीद थी, लेकिन आपको मालूम है पूरे मुआशरे को यही लोग बिगाड़ रहे हैं। जब भी एक इलेक्शन आता है तो हमारे अंदर ख़ानदान बढ़ जाते हैं, हमारे अंदर तफरीक़े हो जाते हैं, ये एक दूसरे के अंदर इतनी दुश्मनी पैदा कर दी जाती है कि वो जनाजा भी अटेंड करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसी दुश्मनी से बाहर लाने की जिम्मेदारी हमारे अंजुमन की है। अंजुमन ये भी काम करना है कि बच्चों को स्कॉलरशिप का इंतज़ाम करें, यतीमों को बेवाओं को पेंशन का इंतज़ाम करें, और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ग्रेजुएट से उनको कैरियर गाइडेंस दें, और इसी तरीके से जो बच्चों को स्किल है उनको जॉब्स का इंतज़ाम कर रहे हैं। ये पूरा करने के लिए हो सकता है अंजुमन के पास उतना पैसा नहीं है, अंजुमन के पास उतनी इमलाक नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन आपके पास दिमाग है और दिल है तो ये पूरे काम कर सकते हैं। क्यों? जो आदमी मस्जिद बनाने का जानता है क्या वो मुसल्लियों को नहीं बना सकता? जो माइनॉरिटी बजट है, जो माइनॉरिटी डेवलपमेंट का काम है, वक्फ बोर्ड के जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, अगर उसका आपको तजुर्बा है और उसका आपको मैकेनिज़्म है तो वो तमाम चीज़ें आप लाकर यहाँ पर नस्लों को तैयार कर सकते हैं, इमारतें कायम कर सकते हैं, और आइंदा जो है एक बेहतरीन इनकलाब आप ला सकते हैं। इनकलाब सिर्फ एक नारा नहीं होना है, इनकलाब ऐसे वक्त में यूज़ किया गया एक लफ्ज़ है जब जुल्म बढ़ रहा था, जब इंतशार था, जब जहालत ज़्यादा थी, जब जुल्म और के साथ गुलामी ज़्यादा थी। ऐसे वक्त में यूज़ किया गया लफ्ज़ इनकलाब अब फैशन के लिए, नारों के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। हकीकत के साथ आप अपना काम करें। सबसे ज़्यादा ये 11 मेंबर्स तजुर्बे में इजाफा करना है। आप इंटरनेट के ज़रिए से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं, यूट्यूब के ज़रिए से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं, उलमाए किराम और बुज़ुर्गों के ज़रिए से भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सिर्फ गदक के माहौल को सिर्फ यहाँ पर ना छोड़ें, अतराफ़ के जो स्लम एरिया है, अतराफ़ के जो खरिये हैं, देहात हैं, उसका भी आप ख्याल रखें। और साल में एक मरतबा आप अकाउंटेबल भी होना है। आपने एक साल के अंदर क्या क्या वादा किया था, क्या क्या काम किया, क्या क्या बाकी है और क्या क्या करना है, इस तरीके का एक कंसल्टेशन और मुशावरा भी होना है। यहाँ पर राजा राज नहीं चलेगा, यहाँ पर मशवरे का राज चलेगा, कंसल्टेशन के साथ चलेंगे। उलमा इकराम की सरपरस्ती में और फिर बड़ों की सरपरस्ती में हमें जाना है। उसके साथ साथ पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी आपको होना ज़रूरी है। यहाँ का जो एमएलए है, यहाँ का जो एमपी है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ भी आपका एक डिप्लोमेटिक अप्रोच होना ज़रूरी है, चूँकि वहाँ से भी आपको फंड लेना पड़ेगा, वहाँ से भी आपको इख्तियारात लेना पड़ेगा। इस तरीके से एक मैच्योर और बेहतरीन आपकी अंजुमन 3 साल के अंदर ऐसा बेहतरीन आपको बनना है कि आजू बाजू वाले लोग आके आपसे मशवरा करें कि हम भी बनाना चाहते हैं, आपका मशवरा दीजिए। अलग अलग इनामों के ज़रिए से हम सच्चाई, अमानतदारी और बहादुरी को नौजवानों को मुंतकिल करने के लिए जो हम ख्याल हमारे सपोर्टर्स हैं, हम ख्याल हमारे जो शुरका हैं, उन तमाम से मशवरा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये देखा हूँ कि अंजुमन के जो भी वोटर्स होते हैं वो जेंट्स होते हैं, मर्द हजरात होते हैं, इसलिए इलेक्टेड लोग भी मर्द होते हैं। तो अंजुमन की जिम्मेदारी सिर्फ वोटर्स और आप तक नहीं होना है। 50% से ज़्यादा हमारी कौम के अंदर औरतें हैं। औरतों के अंदर भी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स के लिए औरतों के जो स्कॉलर्स हैं, औरतों में बात करने की सलाहियत रखने वाले जो भी लोग हैं, उनको बुलाकर उनके अंदर भी बेदारी पैदा करें।
उनके अंदर भी सलाहियत पैदा करें। हमें चाहिए कि औरतों को उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका जो डिसिप्लिन है, उनका जो विखार है, तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो उनको मुंतकिल करना है। बात करते करते कम्युनिटी एम्पावरमेंट के सब्जेक्ट पे मुंतकिल हों। सिर्फ रस्म व रिवाज की बातें, खर्च की बातें, ट्यूशन की बातें, फीस की बातें करने के साथ साथ कम्युनिटी किसे कहते हैं, सोसाइटी किसे कहते हैं, मिल्लत किसे कहते हैं, और फिर हम मस्जिदों में ना बटें, हम अपने कपड़ों के शनाख्त के एतबार से हम ना बटें, हम कलमे की बुनियाद पर मुत्तहिद भी हों। और हमारे पास मैं जानता हूँ कि वकला भी हैं, एडवोकेट्स हैं। ये एडवोकेट्स सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनाने का काम छोड़ें। जो भी अंदर जेलों में हैं उनको रिहाई के लिए आप अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करें। ये जो भी ज़कात का पैसा है, ये जो भी आप डोनेशन देते हैं, ये पैसा गुलामी से आज़ाद करने के लिए इस्तेमाल होना ज़रूरी है। क्या आपको मालूम भी है कितने मासूम नौजवान जेलों में हैं? उनकी बकरीद भी वहीं हो रही है, उनकी जो है रमज़ान भी वहीं गुजर रहा है, लेकिन उनकी रिहाई के बारे में इज्तिमाई तौर पर फिक्र नहीं हो रही है। इसका माना ये नहीं है कि कोई भी फिक्र नहीं कर रहा है, ऐसी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। चंद लोग, चंद जमातें, चंद अंजुमनें फिक्र कर रही हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए बड़े पैमाने पर काम करने की ज़रूरत है। मैं और एक मर्तबा हमारे कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबादी के साथ साथ जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए आपको मैं ये भी वादा करता हूँ, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आपको ट्रेनिंग की या आपको मोटिवेशन की या आपकी रहबरी की, हम आपके साथ हैं। हम रहते बेंगलुरु में हैं, हम आपको कभी भी आप फ़ोन करके हमारे से मशवरा लेना चाहते हैं, आप हुनर लेना चाहते हैं, आप हमारे से कुछ भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, हम आपके लिए वक्फ हैं। आप कभी भी हमें बात कीजिए। बेंगलुरु का काम हो या हम बेंगलुरु से इधर आने का काम हो, आपको एम्पावर करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैसेज मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैसेज इसलिए है कि हालात अच्छे नहीं हैं। पहले जय श्री राम बोलने के लिए हमें मजबूर किया जाता था, अब हमें आई लव मोहम्मद भी बोलने की इजाज़त नहीं है। क्या इसे आज़ाद हिंदुस्तान कहते हैं? क्या ऐसे हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए इतने उलमा कराम और इतने मुसलमान शहीद हुए? क्या अब ये लोग तय करेंगे कि हम क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है? तो गुलामी ही हुई। तो फिर 70 साल में फिर एक मर्तबा मुल्क गुलाम हो रहा है, तो फिर इसे आज़ाद कराने के लिए हम तमाम को उठ के खड़े होना है। मैं उम्मीद करता हूँ गदक के हमारे ये अंजुमन के ज़िम्मेदार और दयास पर बैठे हुए एक एक जमात के बेहतरीन ज़िम्मेदार और मेरे सामने बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ ज़िम्मेदार हज़रात नौजवान, इन बातों पर आप तवज्जो देंगे और ज़रूर कल की जो सुबह होगी गदक की, वो बेहतरीन होगी। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। शुक्रिया।